नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। आपके प्रीलिम का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 1 महीने का ही टाइम बचा है, तो आपके पास में ज़्यादा टाइम है नहीं। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो अब स्टार्ट कर दो। अब मेंस की जो आपकी तैयारी वगैरह चल रही है ऑप्शनल की, उसको साइड में पटको, उसको अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका ओनली एक ही फोकस होना चाहिए, एक PYQ सॉल्व कर रहे हो और जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो ऑलमोस्ट रिवीजन वाली ही होनी चाहिए, नई कोई चीज़ मत पढ़ो। उसके अलावा अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो ऐसी चीज़ें पढ़ो जैसे कि कुछ टॉपिक होते हैं ना, वो हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो इन क्वेश्चन का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पहला जो फोकस होना चाहिए हमारा कि एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ो। और कहाँ से पता चलेगा, तो PYQ को एनालिसिस करो, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उसमें कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो देखो लिमिटेड रिसोर्सेज वाले जो टॉपिक हैं उनको कवर करो। जैसे पॉलिटी में ओनली लक्ष्मीकांत पर फोकस करो, उसमें भी 3-4 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो अभी जो हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं ना, इस सीरीज में हम मैप को बारे में बात करेंगे। जो मैप है, जो प्लेसेस है, जो लास्ट 2 साल में न्यूज़ में रहे थे, उन सारे प्लेसेस को डिस्कस करेंगे। देखो जो मैप होता है ना, उससे हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आसानी से इनका हम जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए रिसोर्सेज भी बहुत कम रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट 2 साल के जो भी प्लेस है न्यूज़ में रहे उनको देख लो, आसानी से 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन की एक एक नंबर की लड़ाई है। अगर आपके पास में 2-4 नंबर आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम इस सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी प्लेसेस है न्यूज़ में रहे हैं उसको आसान भाषा में देखेंगे, पूरा मैप के साथ में देखेंगे, ताकि हमें अगर मैपिंग से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए। तो चलिए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रीजन है जो न्यूज़ में था वो है प्लेतवा क्षेत्र, प्लेतवा रीजन। कहाँ पर है ये प्लेतवा रीजन, तो देखो जूम करके मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने इसको जूम किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नज़र डालो, ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर ये है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में ये कोलकाता है ना, ये कोलकाता पोर्ट है। इसको एक कॉरिडोर के माध्यम से म्यांमार से जोड़ा गया है। फिर से मैं एक बार जूम करता हूँ सही से, ताकि आपको सही से दिखे। ये गलत जूम हो रहा है, हाँ अब देखो। तो ये है भारत, ये है म्यांमार। इसको एक कॉरिडोर के माध्यम से ऐसे जोड़ा गया है। और ये कौन सा कॉरिडोर का नाम क्या है, तो इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले हम कैसे जाते थे, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना था, तो अगर कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट में जाना, हम कैसे जाते थे, बांग्लादेश को पार करके ऐसे घूम करके मिजोरम में इस प्रकार से हम आ सकते थे। तो कितना देखो टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बेहतर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रोड वगैरह टूटी हुई है। तो इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, ये जो टाइम लग रहा है इसको कम करने के लिए, यहाँ पे खर्चा लगा इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित कर लिया। भारत के कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से हमने जोड़ दिया। यहाँ पे ये सितवे पोर्ट है, इससे हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से यूँ आएंगे, यहाँ से सीधे सीधे मिजोरम में चले जाएंगे। तो कितना टाइम बचेगा, एक यूँ घूम करके आना था, अब यहाँ से सीधे सीधे जा रहा है, तो टाइम बच रहे हैं। बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो हम इस प्लेतवा रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लेतवा रीजन है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो म्यांमार है ना, यहाँ की एक आर्मी है, लोकल आर्मी, जिसका नाम है अराकान आर्मी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अराकान आर्मी। ये जो अराकान आर्मी है ना, इसने अटैक करके ये जो प्लेतवा क्षेत्र है ना, प्लेतवा रीजन, इस पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से ये चर्चा में है। तो अभी पूरे इस आर्टिकल में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो प्लेतवा क्षेत्र है, प्लेतवा रीजन है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, प्लेतवा रीजन है वो कहाँ पर है, तो प्लेतवा प्लेतवा ये म्यांमार में है। कहाँ पर है प्लेतवा, प्लेतवा रीजन है वो म्यांमार है। दोबारा रटो, एक बार रट लो, पूरा पूरा भूल मत जाना। प्लेतवा रीजन कहाँ पर है, म्यांमार में। पहला पॉइंट याद रखना, क्यों चर्चा में था, क्योंकि अराकान आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया। दूसरा पॉइंट याद रहेगा। तीसरी बात है, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित किया गया है, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है।
भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा कॉरिडोर है? तो कल्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। किस किस दो पोर्ट को जोड़ रहा है? भारत के कलकत्ता पोर्ट को ये म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ रहा है। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। भारत में कौन सा है? कलकत्ता पोर्ट है। तो कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से जोड़ रहा है। और ये प्लेतवा रीजन कहाँ पर है? ये भी म्यांमार में है। तो 3-4 पॉइंट है इसमें, ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ से होकर हम मिजोरम को जोड़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ये प्रीलिम के लिए है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। कोलकाता को सितवे पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्लेतवा रीजन के बारे में पता होना चाहिए। ये कलेतवा रीजन है, ये भी म्यांमार में की है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसे पूछा जाएगा ये प्लेतवा रीजन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में प्लेतवा रीजन चर्चा में था, ये कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन में होगा म्यांमार, तो वो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं हमारे दूसरे प्लेस पे। दूसरा है दारफुर संघर्ष। दारफुर, सबसे पहले दारफुर को ढूंढो है कहाँ पर? ये है सूडान। कौन सा देश है ये? ये है सूडान देश, ठीक है। ये यहाँ पर है इरिट्रिया, यहाँ पर है इथियोपिया, यहाँ पे है साउथ सूडान, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे है चाड, यहाँ पे लीबिया, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे है रेड सी। ये सब मैंने क्यों दिखाई? क्योंकि मैप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सा देश है, उसकी बाउंड्री किस देश से लग रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सूडान की बाउंड्री किस किस देशों से लग रही है? इजिप्ट है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, सूडान है, CAR है, चाड है, लीबिया है, इजिप्ट है। यहाँ पे रेड सी से बाउंड्री लग रही है। ये नाइल रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है। एक वाइट नाइल होगी, ये ब्लू नाइल होगी। यहाँ पे ब्लू नाइल कहाँ से आ रही है? तो ब्लू नाइल है वो इथियोपिया से आ रही है। वाइट नाइल कहाँ से आ रही है? वाइट नाइल आगे से यहाँ से स्थापित होते हुए आ रही है, विक्टोरिया लेकिन वहाँ से हो आ रही है। ये साउथ सूडान है। अभी जो सूडान है, यहाँ पे ये लोकेशन है दारफुर। ये पूरा एक क्षेत्र है, एक पूरा रीजन है, इसका नाम है दारफुर। ये एक राज्य होता है, वैसे ये सूडान का एक राज्य मान लो। तो ये दारफुर रीजन है। अब ये चर्चा में क्यों था दारफुर? यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये जो सूडान है, वहाँ एक जनजाति है, एक जनजाति, नाम क्या है उसका? जंजाविद। इस जनजाति का नाम याद रखना, UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन पूछेगा। जंजाविद जो मिलिशिया है, जो जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? तो ये सूडान के दारफुर क्षेत्र में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? जंजाविद एक जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? तो सूडान के दारफुर रीजन में पाई जाती है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन बनेगा वो समझ में आ गया। उसके बाद में ये जो जंजाविद जाति है, इसको लेकर संघर्ष हो गया है। कहाँ पर? सूडान के जो दारफुर क्षेत्र है, यहाँ पे दिक्कतें चलने को लगी। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो यहाँ पर भारत की एक जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति रहती थी? ये थी हिक्की पिक्की कम्युनिटी। हिक्की पिक्की कम्युनिटी। अभी जो हिक्की पिक्की कम्युनिटी है ना, आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में नाम सुना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती रहती है बालों के लिए। तो ये जो हिक्की पिक्की कम्युनिटी है ना, यही आदिवासी हेयर ऑयल है ना, आदिवासी जो बालों का तेल है, वो हिक्की पिक्की कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर रहती थी। कहाँ रहती थी? दारफुर क्षेत्र में। और दारफुर क्षेत्र कहाँ है? सूडान में है, यहाँ पर रहती थी। इन पे अटैक हुआ तो भारत ने चलाया ऑपरेशन कावेरी। अब जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं अपने यहाँ के लिए, इजराइल के लिए अलग ऑपरेशन चलाया था, सूडान के लिए अलग चलाया था, यूक्रेन के लिए अलग ऑपरेशन चलाया था। तो ये सारे ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन है वो कौन से देश के लिए चलाया गया था। UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन इससे पूछ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन कावेरी कहाँ के लिए चलाया था? ऑपरेशन कावेरी है 2023 में चलाया गया था। ये चलाया गया था सूडान में से जो भारतीय रह रहे थे उनको वापस भारत ले जाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये पूरा आर्टिकल है, इसमें से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सूडान की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सूडान कहाँ लोकेटेड है? तो सूडान अफ्रीका में स्थित है। इसके अड़ोसी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ये अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, कौन कौन से देश हैं वो अड़ोस पड़ोस में है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या ये लैंड लॉक है? लैंड लॉक का मतलब होता है ऐसा देश जिसकी सीमा है वो किसी समंदर से नहीं लगती है, उसी देश को कहा जाता है लैंड लॉक देश। बट सूडान की सीमा है ना, वो रेड सी से लग रही है, इसका मतलब ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसकी सीमा एक समुद्र से लग रही है, तो ये लैंड लॉक नहीं है। इसके अड़ोसी पड़ोसी देश को देख लिया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे दारफुर क्षेत्र में। दारफुर रीजन कहाँ है? सूडान में है। फिर हमने दो कम्युनिटी के बारे में बात करी, कौन कौन सी है? एक तो है
जंजीबाद कम्युनिटी, ये कहाँ की है? ये सूडान की है। फिर हमने हिक्की पेकी कम्युनिटी के बारे में बात करी, ये कहाँ की? ये भारत की है। फिर हमने ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात करी, ये 2023 में चलाया गया था और यहाँ से सूडान से भारतीयों को ले जाया गया था भारत में वापस। इतनी चीज़ याद रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल था? वो था प्लेतवा रीजन, जो कि म्यांमार रहा है। उसके बाद में हमने बात करी दारफूर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दारफूर क्षेत्र कहाँ पर है? सूडान में है। ये चीज़ याद रहेगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो दारफूर से आगे बढ़े ना तो वहाँ पे आता है, ये देखो नेक्स्ट आता है वेज बैंक। कौन सा आता है नेक्स्ट? वेज बैंक। ये वेज बैंक लिखा है यहाँ पे वेस्ट बैंक नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? वेस्ट बैंक नहीं लिखा है, यहाँ पे वेज बैंक लिखा है। वेस्ट बैंक कहाँ पर है? वो इजराइल वाला, वो वेस्ट बैंक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेज बैंक लिखा है। वेज बैंक कहाँ पर है? ये हमारा है भारत, ये है श्रीलंका, यहाँ पर है किचातुवु आइलैंड, ये रहा किचातुवु, ये भारत ने श्रीलंका को दिया था। किचातुवु जो द्वीप है ये भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। तो यहाँ पर ये है ना जगह, यहाँ पे है वेज बैंक। तो वेज बैंक है वो किसका एरिया है, किसका क्षेत्र है? अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेज बैंक किसका क्षेत्र है तो वो भारत का है। किसके इकोनॉमिक जो EEZ होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वो किसके EEZ में आता है? तो ये वेज बैंक है वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, भारत के EEZ का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये भारत का ही पार्ट है। ठीक है, ये तमिलनाडु से, ये हमारा जो कन्याकुमारी से कुछ दूरी पर स्थित है, भारत का ही पार्ट है। श्रीलंका से एक समझौते के तहत इसलिए हमने प्राप्त किया था। और श्रीलंका को हमने क्या दिया था? श्रीलंका को हमने दिया था किचाटिवु आइलैंड। फिर से बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं वेज बैंक के बारे में। वेज बैंक अलग है, वेस्ट बैंक अलग है। वेस्ट बैंक इजराइल वाला है, वो अलग है। वेज बैंक भारत का हिस्सा है। कहाँ पर है ये वेज बैंक? ये यहाँ पर है वेज बैंक, श्रीलंका और भारत के बीच में है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। तो ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, तो EEZ का हिस्सा है। तो वेज बैंक के बारे में याद रहेगा, हमने किससे लिया था? ये हमने श्रीलंका से लिया था। और यहाँ पर है किचाटिवु आइलैंड, 1974 को हमने ये श्रीलंका को दिया था। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा नीमू पद्मू दारचा मार्ग, कहाँ पर है ये नीमू पद्मू दारचा मार्ग? सबसे पहले यहाँ पर ये नीमू, ये है पदुम, ये है दारचा रोड। इस रोड में क्या किया गया है? यहाँ ये मनाली है, इसको लेह से जोड़ा गया है। तो मनाली को लेह से जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया गया है, एक रोड बनाया गया है। किसने बनाया ये रोड? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रोड बनाया गया है। तो नीमू पद्मू दारचा मार्ग है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें मनाली को लेह से जोड़ा गया है। कौन कौन से दो सिटीज़ को जोड़ा गया है? मनाली को लेह से जोड़ा गया है। और बीच में कौन कौन सी सिटीज आती है? तो दारचा जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, ये दारचा और मनाली हिमाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे आता है पदुम जो कि उत्तराखंड में आता है। फिर यहाँ पे नीमू जो कि इसमें लद्दाख में आता है। पदुम ये भी लद्दाख में आता है, ये नीमू ये भी लद्दाख में आता है, और लेह ये तीनों लद्दाख में आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। देखो इसको मिटाते हैं। अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये मनाली है जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है दारचा, ये कहाँ दोनों है? ये दोनों हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में यहाँ पे है पदुम, यहाँ पे है नीमू, यहाँ पे लेह, ये तीनों हैं वो लद्दाख में है। तो 3 है लद्दाख में, 2 है हिमाचल प्रदेश में। इन 5 को आपस में जोड़ा गया है। इस रोड का नाम क्या है? नीमू पदुम दारचा मार्ग। नीमू पदुम दारचा मार्ग इस रोड का नाम है। यहाँ पर एक पास पड़ता है, एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? सिंकुला। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो लेह और मनाली को एक रोड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसके बीच में कौन सा दर्रा आता है, कौन सा पास आता है, तो उस पास का नाम है सिंकुला। कौन सा पास है? सिंकुला। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि कौन सी 2 सिटीज को जोड़ा जा रहा है। तो ये लेह को मनाली से जोड़ा जा रहा है, दारचा को लीमू से जोड़ा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 5 सिटी आ रही, इसका नाम पता होना चाहिए। लेह है,
नीमू है, पदुम है, दारचा है, मनाली है। इनके बीच में पास कौन सा पड़ता है? सिंकुला पास पड़ता है। कौन सा पास है ये? सिंकुला दर्रा है। तो ये 5 पॉइंट है वो याद रहेंगे। एक तो सिटीज़ के बारे में याद होना चाहिए और कौन कौन सी सिटी आती है और कौन सा दर्रा आता है, याद रहेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है बांग्लादेश भारत प्रोटोकॉल, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है इसे 1972 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें भारत को है वो बांग्लादेश से जोड़ा गया है। मतलब भारत में जितने वाटरवेज है, जो जलमार्ग है ना, उसको बांग्लादेश के जलमार्गों के साथ में जोड़ा गया है। इतनी चीज याद रहेगी। अब जो बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल की, तो यहां पर इंडिया का एक बंदरगाह है जिसका नाम है माया बंदरगाह। क्या नाम है इसका? माया पोर्ट है। माया पोर्ट कहाँ स्थित है? माया पोर्ट है वो भारत में स्थित है। भारत के कौन सी नदी पर है वो माया पोर्ट स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर स्थित है। अब ये जो माया पोर्ट है ना, इसको बांग्लादेश के सुल्तानगंज, माया पोर्ट को बांग्लादेश के सुल्तानगंज पोर्ट के साथ में जोड़ा गया है। तो ये जो बांग्लादेश के सुल्तानगंज और भारत के जो माया पोर्ट को आपस में जोड़ा गया है, ये पूरे प्रोजेक्ट को क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है इंडिया बांग्लादेश प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल के नाम से जाना जा रहा है। ये प्रोटोकॉल में माया बंदरगाह से सुल्तानगंज बंदरगाह तक आवागमन होगा। शुरू कब किया गया था? इसे 1972 में इसे प्रारंभ किया गया था। कौन कौन सी नदियों को आपस में जोड़ा गया है? इसमें गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज को आपस में जोड़ा गया है। इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, इधर से गंगा आएगी, दोनों मिलके क्या बनेगी? पद्मा बनेगी। और इनको आपस में जोड़ा गया है इन पोर्ट के माध्यम से, इन बंदरगाहों के माध्यम से जो आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कुछ वाटरवेज आते हैं, कुछ जलमार्ग आते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसे राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है ना, वैसे कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग भी आते हैं, उनको भी आपस में जोड़ा गया है। तो कौन कौन से वाटरवेज है, कौन कौन से जलमार्ग है? जैसे ये जलमार्ग है एक, कहाँ पर है? ये रहा, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है। इसमें यहाँ पर ये आता है इलाहाबाद और यहाँ पर है हल्दिया। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ा गया है। कौन सी नदी है ये गंगा नदी है। गंगा नदी है। गंगा की ही एक सहायक, मतलब आगे निकलती है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसका नाम है हुगली। तो ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी होती है और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब विभाजक नदी होती है। तो गंगा से ही निकलती है हुगली नदी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ा गया है। इसमें कौन सा वाटरवे है, कौन सा जलमार्ग है? तो जलमार्ग नंबर 1। जलमार्ग नंबर 1 कौन सी नदी पे है? गंगा नदी, याद रखना। अगर हुगली पूछे तो वो भी सही होगा, भागीरथी बोले तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर 1 हो गया। गंगा, हुगली, भागीरथी तीनों सही है। कौन कौन से शहरों को? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ा गया है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ा गया है, याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं 2 के बारे में। तो ये रहा नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। इसमें सादिया, यहाँ पर ये सादिया, असम में है सादिया। इसको किससे जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है बांग्लादेश से। यहाँ पर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ये सिटी है ना, इसको। तो सादिया को बांग्लादेश से जोड़ा गया है नेशनल वाटरवे नंबर 2 से। 2 किसको जोड़ता है? 1 इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है, 2 सादिया को बांग्लादेश से जोड़ता है। और ये नदी कौन सी होगी? ये नदी होगी ब्रह्मपुत्र। 1 में गंगा है, 2 में ब्रह्मपुत्र है। और कौन कौन से है? 2 में सादिया को बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। ये पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद में करते हैं 16। 16 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ये रही 16, कहाँ पर गई 16? ये रही 16, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 16। इसमें जोड़ा जा रहा है भंगा से लखीमपुर को, भंगा से लखीमपुर को जोड़ा जा रहा है। रिवर कौन सी है? तो वो है बराक रिवर। कौन सी नदी है? वो बराक नदी है। तो बराक नदी पर है 16, 1 पे गंगा, 2 पे ब्रह्मपुत्र, 16 पे है बराक रिवर, 16 पे बराक रिवर है। ये पॉइंट याद रखना। सारे वाटरवे है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया रखना। और आते हैं 97 के बारे में। तो नाम खताना को अकला भी, जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका, इससे जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये 97 बांग्लादेश में, ठीक है, इसको जोड़ा जा रहा है।
तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार देख लो, प्लातवा रीजन कहाँ है? म्यांमार में है। प्लातवा कहाँ है? ये म्यांमार ऐसे है, ये भारत है, देखो यहाँ पे ये इंडिया मान लो, इंडिया की कोलकाता है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे प्लातवा रीजन है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इससे मणिपुर को जोड़ रहे हैं, तो ये प्लातवा क्षेत्र हो गया। उसके बाद दारफुर, कहाँ देखा था दारफुर? हमने सूडान में देखा था, सूडान है, यहाँ पे दारफुर सेक्टर है, ठीक है, सूडान में दारफुर है। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है? यहाँ पे मिलासिया लोग रहते हैं। हिकी पिकी कम्युनिटी भारत में है। ऑपरेशन कावेरी इनके लिए चलाया गया था। उसके बाद में आता है वेज बैंक। कहाँ है वेज बैंक? वेज बैंक हमने देखा था कन्याकुमारी से आगे है, ये भारत है, यहाँ पर वेज बैंक है, नीचे श्रीलंका है, तो यहाँ पे वेज बैंक है, ठीक है, श्रीलंका से लिया था हमने। नीमू पद्मू का है, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है लद्दाख है, तो यहाँ पे इसको जोड़ा जा रहा है आपस में, ये होगा नीमू पद्मू, ठीक है। इसके बारे में, उसके बाद में बांग्लादेश प्रोटोकॉल के बारे में, तो भारत का कौन सा है? माया है, उसको सुल्तानगंज से जोड़ा जा रहा है। फिर नेशनल जो भी वाटरवे है 1, 2, 1697, ये भी याद रखना आपको, इतने याद रह जाएंगे। बड़े आगे याद हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेशनल, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेशनल। ये किन दो देशों के बीच में है? ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल, ये जो डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये किन दो देशों के बीच में है? दिमाग लगाओ, कौन से देश होंगे? क्या लगता है? भारत नेपाल के बीच में है? नहीं। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपर प्रीलिम में डायरेक्ट पूछा गया, आपको पता नहीं होगा, तो आप कहोगे ये तो भारत और नेपाल के बीच में होगा, क्योंकि हिमालयन है, ट्रांस हिमालयन है, तो हो सकता है भारत के बीच में होगा और हो सकता है नेपाल या भूटान, इन दोनों से बीच में होगा। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच में नहीं है, ये नेपाल और चाइना के बीच में है। ट्रांस हिमालयन जो मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो चाइना और नेपाल के बीच में है। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अब उत्तर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क कौन कौन से देशों के बीच में है? तो पहला आएगा नेपाल, दूसरा आएगा चाइना, और ये चाइना और नेपाल के बीच में एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना जो चाइना का, उसका हिस्सा है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, भारत का कोई लेना देना इससे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, अब चलते हैं हम कहाँ पे चलते हैं? अरब देशों की ओर। और अरब देश में सबसे पहले जाते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर ये आ गया यूएई। यूएई देख लिया आपने, समझ में आ गया यूएई कहाँ पर है? ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो यूएई है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर इसकी एक लोकेशन है, लोकेशन का नाम है बरकाहा। क्या नाम है इसका? बरकाहा। क्यों चर्चा में है ये? चर्चा में बरकाहा इस वजह से है कि भारत ने यूएई के साथ मिलकर, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में मिलकर यहाँ पर एक भारतीय परमाणु ऊर्जा जो लिमिटेड कंपनी है भारत की, उसने जो अमीरात की कौन सी है, मतलब ये तो भारत की है और यूएई की है अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी, इन दोनों के साथ मिलकर बरकाहा में एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। फिर से मैं समझाता हूँ क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो आप, फिर से बताता हूँ। यूएई का पता चल गया, यहाँ पर ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये है इसका बरकाहा क्षेत्र। यहाँ पर है अबू धाबी, यहाँ पे है कतर। तो ये जो बरकाहा क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या स्थापित किया गया है? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किया गया स्थापित, जो बिजली वगैरह के लिए होता है ना, हथियारों वाला नहीं, ये बिजली वगैरह वाला। तो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। अब ये जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है ना, इस प्रकार का परमाणु संयंत्र है ना और किसी भी अरब देश में नहीं है। तो जितने भी अरब देश है, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया, जितने भी अरब देश है उनमें यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो पहला एकमात्र ऐसा देश है जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। एकमात्र ऐसा अरब देश है जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। अब ये जो स्थापित किया गया है ना, इसमें भारत ने इसकी हेल्प करी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की भारत ने मदद करी है, इसके सहयोग से, भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो पहला तो अरब देशों में पहली बार यहाँ पे स्थापित हुआ, इस वजह से भी खास हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भारत ने इसकी हेल्प करी है, तो
तो इस वजह से भी ये खास हो जाता है। तो कोई पूछे बरकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से देश में है? यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में है। क्या ये अरब देशों का पहला परमाणु संयंत्र है? तो हाँ, ये अरब देशों का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र से है, जो कि असैन्य है, मतलब सेना वाला नहीं है, हथियारों वाला नहीं है, असैन्य है, जो कि ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भारत की ओर से किसने हेल्प करी है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड है, उसने हेल्प करी है। एनपीसीआईएल ने इसमें हेल्प करी है। इतनी चीज याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ पर ये बरकाह क्षेत्र है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। नीचे सऊदी अरेबिया है, ऊपर कतर है, ऊपर ईरान है, यहाँ पे यमन ओमान है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद हो जानी चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है, नेक्स्ट लोकेशन है, वो है बुल्कित पैगोन। कहाँ पर है ये बुल्कित पैगोन? ये देखो, ये कौन सा देश है? ये है ब्रुनई। कहाँ पर है ब्रुनई? ये हमारा है भारत। ये नीचे आते हैं म्यांमार आते हैं, ये थाईलैंड मलेशिया वगैरह क्रॉस करते हुए यहाँ पे एक देश पड़ता है मलेशिया। ये देश है ना, ये मलेशिया है, ये नीचे वाला मलेशिया है। तो यहाँ मलेशिया के ऊपर एक देश है, मलेशिया के ऊपर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनई। ऐसे आप समझो, इस प्रकार से मलेशिया बना हुआ है। मलेशिया दो भागों में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इस मलेशिया के ऊपर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनई। तो ये नीचे वाला मलेशिया, इसके ऊपर ये ब्रुनई है। तो इसके बारे में बात करें हम ब्रुनई के बारे में, तो ब्रुनई में एक रीजन है जिसका नाम है बुल्कित पैगोन। तो बुल्कित पैगोन एक चोटी है, एक पर्वत की चोटी है। बुल्कित पैगोन है एक पर्वत की चोटी है। चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे बुल्कित पैगोन में, इस वजह से ये चर्चा में है। तो ब्रुनई देश की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, इससे इसकी बाउंड्री लगती है, मलेशिया से बाउंड्री लगती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रुनई के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ब्रुनई कहाँ पर है, समझ में रहेगा, याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक पास के बारे में इंफॉर्मेशन। कहाँ पर है ये लीपू लेक पास? जब हम बात करते हैं लीपू लेक की, तब हमें याद आता है भारत नेपाल के बीच का तनाव याद आता है। जब हम लीपू लेक दर्रे के बारे में बात करते हैं तो हमें भारत और नेपाल के बीच में एक तनाव है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक विवाद है, वो याद आता है। क्या हुआ था? 1816 में भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इन दोनों के मध्य, मतलब बात करते हैं भारत पे किसका राज था? तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राज था। नेपाल क्या था? नेपाल उस टाइम में थोड़ा इंडिपेंडेंट था, अंग्रेजों का शासन था। तो इन दोनों के मध्य एक संधि होती है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1816 में एक संधि होती है। अब ये जो संधि होती है इसे कहा जाता है सुगोली की संधि। कौन सी संधि कहा जाता है? सुगोली की संधि। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये जो सुगोली की संधि कब हुई थी? तो सुगोली की संधि है, ये होती 1816 में, 1816 में सुगोली की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये सुगोली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगोली? तो ये हुई थी नेपाल के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अब ये जो सुगोली की संधि थी ना, इसमें एक बात तय हुई थी कि ये जो एरिया है कौन कौन सा, लीपू लेक, काला पानी, यहाँ पे लीपू लेक है, यहाँ पे यहाँ पे ये लीपू लेक, काला पानी, और ऊपर आता है लिम्पियादूरा। ये जो पूरा पूरा भाग है ये भारत का हिस्सा है। 1816 में सुगोली की संधि होती है। इसमें तय किया गया था कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियादूरा का जो एरिया है वो भारत का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? वो भारत का हिस्सा होगा। अब वहाँ पे तो संधि हो गई, फिर होती है आज़ाद, दोनों देश आज़ाद होते हैं 1947 के बाद में। अब नेपाल का कहना है कि ये जो संधि हुई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, तो हम इस संधि को नहीं मानते हैं। ये जो एरिया है ना, लीपू लेक, लिम्पियादूरा और काला पानी, ये भारत का नहीं है, ये नेपाल का है और नेपाल को वापस कर दिया जाना चाहिए, ये भारत की जिम्मेदारी है। इस एरिया को लेके दोनों देशों के बीच में, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको लेके दोनों के बीच में लंबे समय से विवाद चले आ रहा है और यही विवाद है मेन। तो आपको विवाद थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, साथ में इस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, ये लोकेशन है, यहाँ पे है हमारा नेपाल, हमारा तो का ही है। यहाँ पे नीचे है नेपाल में। एक बार अलग मैप से बताऊँ तो ये भारत का एरिया है ना, ये भारत का एरिया है, यहाँ पे है ये नेपाल का एरिया, यहाँ हमारा उत्तराखंड आता है,
ठीक है, ये उत्तराखंड आ जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसमें विवाद चल रहा है, नीचे उत्तराखंड है, ये भी उत्तराखंड, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसमें विवाद चल रहा है। तो ये उत्तराखंड का भाग है, ये नेपाल है, यहाँ पे विवाद चल रहा है। और विवाद क्या है? विवाद ये है, यहाँ पे ये है लिपू लेक, यहाँ पे है काला पानी, और यहाँ पे लिम्पियाधुरा, इन तीनों को मिला के ये पूरा क्षेत्र बनता है। तो ये पूरा क्षेत्र बनता है। अब यहाँ पे विवाद चल रहा है, भारत का कहना है ये भारत का है, नेपाल का कहना है ये नेपाल का है। तो लिपू लेक कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, काला पानी कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, और लिम्पियाधुरा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। 3 जगहों के नाम है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ये कहाँ पर स्थित है? भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। इन तीनों को लेके विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देश क्लेम कर रहे हैं, एक कह रहा मेरा है, दूसरा कह रहा है ये मेरा है। तो कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के बारे में। कोई कंफ्यूजन नहीं, याद रहेगा इन तीनों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। सुगोली की संधि याद रहेगी, कब हुई थी सुगोली की संधि? 1816 में। किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक। लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, याद रहेगा? याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रतले पनबिजली परियोजना। क्या नाम है? लोकेशन क्या है? न्यूज में क्या है? रतले पनबिजली परियोजना। क्या नाम है? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसका स्थापना की जा रही है। इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना, ये चिनाब रिवर पर है। कोई पूछे रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर पर है, तो वो चिनाब रिवर पर है। ये चिनाब रिवर है, यहाँ पर बन रहा है रतले पनबिजली परियोजना। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, वो कौन से उस पर बन रही है रिवर पे, तो वो चिनाब रिवर पे बन रही है। कौन सी रिवर पर? तो चिनाब रिवर पर। याद रहेगा रतले, रतले को याद रखना, रतले चिनाब, रतले चिनाब, रतले चिनाब, रतले चिनाब, ऐसे करके रट लो इसको, रतले चिनाब। तो रतले पनबिजली परियोजना चिनाब रिवर, रतले पनबिजली परियोजना चिनाब रिवर, रतले पनबिजली परियोजना चिनाब रिवर, याद रहेगा? ओके। पहला है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल, क्या आएगा? चाइना आएगा, आगे बढ़ो। चाइना नेपाल आएगा, आगे बढ़ो। दूसरा है बरकाहा परमाणु क्षेत्र, बरकाहा परमाणु क्षेत्र, बरकाहा परमाणु क्षेत्र कहाँ पर था? अरब का पहला है, कहाँ पर था ये? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में था। अरब का पहला परमाणु संयंत्र है, यूएई में था। फिर है बुल्कित पेगोन कहाँ पर है ये ब्रुनई में है। ब्रुनई कहाँ है? मलेशिया के नीचे। उसके बाद में लिपू लेक दर्रा, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, भारत नेपाल, सुगोली की संधि। उसके बाद में है रतले चिनाब जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चाणक्य बंदरगाह। क्या न्यूज है? चाणक्य पोर्ट, इतना ही याद रखना। चाणक्य पोर्ट कहाँ पर है? पेरू में। चाणक्य पोर्ट कहाँ पर है? पेरू में। ये रहा चाणक्य पोर्ट, ये रहा पेरू। नीचे क्या है? चिल्ले है, पेरू, चिल्ले, बोलिविया, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे कोलंबिया है, इक्वेडोर है, यहाँ पे पेरू आता है। पेरू चिल्ली कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पोर्ट कौन सा है? चाणक्य पोर्ट। तो अगर पूछे कि चाइना ने हाल में एक पेरू का बंदरगाह है वहाँ पर कुछ स्थापित किया, उसका नाम क्या है? चाणक्य बंदरगाह कहाँ स्थापित है? पेरू में। साउथ अमेरिका में पेरू में स्थापित है, याद रहेगा। चाणक्य कहाँ पर है? पेरू में। चाणक्य बंदरगाह कहाँ पर है? पेरू में। चाणक्य बंदरगाह कहाँ पर है? पेरू में, याद रह जाएगा। चाणक्य बंदरगाह पेरू, चाणक्य पेरू, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है मालोटी पर्वत, मालोटी माउंटेन कहाँ पर? ये लेसोथो में। सबसे पहले बात करते हैं, ये है साउथ, ये है अफ्रीका है। ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है पूरा, यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जब नीचे आते हैं एक देश आता है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जब नीचे आते हैं तो एक देश आता है साउथ अफ्रीका। ये रहा साउथ अफ्रीका, जहाँ से ABDC वो डिविलियर्स वगैरह आते हैं, तो ये साउथ अफ्रीका। डिविलियर्स वगैरह यहीं से आते हैं, जो क्रिकेटर आते हैं ना, अच्छी टीम यहाँ की है। तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, लैंडलॉक देश है, कोई सीमा वगैरह समुद्र से नहीं लगती है, इसका नाम है लेसोथो। सबसे पहले अफ्रीका में देश है साउथ अफ्रीका, उसमें ही देश है, देश के भीतर देश है, उसका नाम क्या है? लेसोथो। तो सबसे पहले लेसोथो देश है, वो कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन से महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन से देश में? तो साउथ अफ्रीका में।
और कहाँ पर है ये रहा लेसोथो। यहाँ पर माउंट है माउंट मेलोटी। माउंट मेलोटी कहाँ स्थित है? तो वो लेसोथो में स्थित है। और लेसोथो कहाँ है? अफ्रीका अफ्रीका एक देश है ना, साउथ अफ्रीका, उसमें ही स्थित है। ऑरेंज जो रिवर है वो यहीं से होकर फ्लो करती है। ऑरेंज रिवर है वो यहीं से होके फ्लो करती है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले लेसोथो कहाँ है? साउथ अफ्रीका के देश के अंदर है। कौन सा माउंट है यहाँ पे? माउंट मेलोटी है, वो न्यूज़ में है। कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है? तो वो रिवर है कौन सी? ऑरेंज रिवर यहाँ से फ्लो करती है। ये चीज़ याद रहेगी। लेसोथो की इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। कहाँ है लेसोथो? साउथ अफ्रीका में है। आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट है गोलन हाइट। क्या रीजन है? रीजन का नाम है गोलन हाइट। ये रहा गोलन हाइट, ये रहा गोलन हाइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले गोलन हाइट है, गोलन हाइट कौन से देशों के बीच में स्थित है? कौन से देशों के बीच में स्थित है? पहला पॉइंट। तो देश कौन कौन से? ऊपर है लेबनान, नीचे है जॉर्डन, इधर है सीरिया, इधर है इजराइल। 4 देशों के बीच में गोलन हाइट स्थित है। गोलन हाइट कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है या कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है? लेबनान ऊपर, नीचे जॉर्डन। लेबनान ऊपर है, नीचे जॉर्डन है। जॉर्डन का जूता नीचे है, लेबनान है वो ऊपर है। इधर है सीरिया उत्तर में और दक्षिण साइड में है, या पूर्व पश्चिम मान लो। तो पश्चिम पूर्व में सीरिया है, पश्चिम में इजराइल है। तो इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन के बीच में है गोलन हाइट। गोलन हाइट कहाँ है? इन चारों के बीच में। अब कौन कौन से देशों के बीच में विवाद चलता है इस गोलन हाइट को लेके? सीरिया कहता है गोलन हाइट हमारा है, इजराइल कहता है गोलन हाइट हमारा है। गोलन हाइट को लेके कौन कौन से 2 देशों के बीच में विवाद चलता है? तो वो है सीरिया और इजराइल। कौन कौन से देश है? सीरिया है और इजराइल है, याद रह जाएगा। सीरिया और इजराइल के बीच में कौन कौन से देशों को बीच में है वो विवाद है? सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट को लेकर विवाद है। और 4 देश कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल। इन चारों देशों को ये बीच में स्थित है। इतनी चीज़ याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये है यहाँ पे गोलन हाइट। यहाँ पे क्या है? गोलन हाइट है। यहाँ पर है एक सी ऑफ गैलिली। ये जो है ना, ये है सी ऑफ गैलिली। तो यहाँ पे गैलिली लेक कहो या सी ऑफ गैलिली, कहाँ पर है? ये रहा सी ऑफ गैलिली। यहाँ पर ये स्थित है डेड सी। कौन सा सी है ये? डेड सी है। डेड सी ये रहा, डेड सी ये रहा, और ये है सी ऑफ गैलिली। डेड सी कहाँ है? तो डेड सी जॉर्डन वेस्ट बैंक के बीच में। हम बात करें थे वेज बैंक, तो ये रहा वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक यहाँ है, हम वेज बैंक के बारे में बात कर रहे थे। तो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में है, ये है डेड सी है, मर्त सागर है। और ये है सी ऑफ गैलिली। ये कहाँ का? ये इजराइल और गोलन हाइट और जॉर्डन के बीच में है सी ऑफ गैलिली। इन दोनों को जोड़ती एक रिवर है, उसे कहा जाता है जॉर्डन रिवर। इस प्रकार से ये जोड़ती जॉर्डन रिवर है। फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नज़रें पूरी गड़ा लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है सी ऑफ गैलिली, ये है डेड सागर, मृत सागर। इन दोनों को जोड़ती एक रिवर है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है जॉर्डन रिवर। कौन सा रिवर है? जॉर्डन नदी। जॉर्डन रिवर कौन कौन से 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है? जॉर्डन नदी है वो कौन कौन से 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो जॉर्डन नदी है वो मृत सागर और सी ऑफ गैलिली को जोड़ती है। मृत सागर और सी ऑफ गैलिली को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? तो वो है जॉर्डन नदी। ये कहाँ पड़ता है मृत सागर? ये जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच में पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। ये रिवर कौन सी है? ये है जॉर्डन रिवर है, ये है गोलन हाइट है। ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रीजन है, इसको आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़े तो ये इजराइल है। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इजराइल का रीजन है ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ये पूरा रीजन है वो इजराइल का है। ये कौन सा है? ये इजिप्ट है। और इजिप्ट का यहाँ पे सनाइन प्रायद्वीप है, सनाइन पेनिनसुला कहा जाता है इसे, सनाइन पेनिनसुला है। यहाँ पर क्या है? जॉर्डन है, ठीक है? ऊपर आ जाता है सीरिया, ऊपर आ जाता है लेबनान। तो ये है इजराइल। तो इजराइल का ये जो एरिया है इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक। ये जो एरिया है इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये डेड सी है, मृत सागर है, ठीक है? मैं अलग पेन ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो ये है वेस्ट बैंक का एरिया है,
ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पर ये मृत सागर है और यहाँ पर कौन सा है, सी एफ गैलिली है। गैलिली को, इन दोनों को कौन से जोड़ रही है, जॉर्डन रिवर जोड़ रही है, ठीक है, जॉर्डन रिवर जोड़ रही है। ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा जहाँ पर अटैक होता है, गाजा पट्टी कहा जा रहा है, तो वो ये है। अब गाजा और ये जो वेस्ट बैंक है, गाजा और वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर एक नए देश की घोषणा करनी है। और वो कौन चाहता है, ये जो घोषणा करनी है ना, इसे कहा जाएगा पैलेस्तीन। तो जो पैलेस्तीन न्यूज़ में रहता है कि पैलेस्तीन एक अलग देश बनाओ, पैलेस्तीन अलग अलग देश बनाओ, वो इन दोनों के बारे में बात हो रही है कि एक तो वेस्ट बैंक और ये गाजा, इन दोनों देशों को, नागरिकों को एक अलग देश बनाने की मान्यता दी जाए, इसका नाम होगा पैलेस्तीन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं हमास। हमास क्या है, हमास एक जाति है, ट्राइब है, इन्होंने एक आतंकवादी ग्रुप बना लिया है। अब आतंकवादी वो अलग अलग थ्योरी है, कुछ देश आतंकवादी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो यहाँ पे हमास लोग रहते हैं। तो अब पैलेस्तीनी की बात हो रही है, तो पैलेस्तीन कोई रीजन नहीं है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इन दोनों को मिला के, ये वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिला के पैलेस्तीन है, एक अलग से देश बनाना है। ये मांग किसकी है, ये मांग है वहाँ के जो पैलेस्तीनी लोग हैं, जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, इनकी मांग है। और यहाँ पे जो समूह इन्होंने बनाया, संगठन, इसका नाम क्या है, हमास है। तो हमास कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाजा स्ट्रिप की है। मांग क्या है इनकी, पैलेस्तीनी एक अलग देश बनाओ। ठीक है, अब जेरूसलम है ना, वो ये रहा जेरूसलम, अलग पेन लेके आता हूँ मैं, जेरूसलम के लिए एक अलग पेन लेके आता हूँ। ये रहा जेरूसलम, ये जो एरिया मैं जिस पे बार बार कर रहा हूँ, ये है जेरूसलम एरिया। अब जेरूसलम में क्या है, तो ईसाई कहते हैं ये हमारा मंदिर है, मुस्लिम्स कहते हैं ये हमारा मंदिर है, और जो यहूदी है वो कहते हैं ये हमारा टेम्पल है। तीनों का कहना है तीनों के लिए पवित्र स्थान है। तीनों जो धर्म है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान है। तीनों अपना अपना क्लेम करते हैं, एक कहते हैं ये हमारा है, दूसरा कहते हैं हमारा, तीसरा कहते हैं हमारा है। इन तीनों के कारण से ये जो जेरूसलम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इजराइल ने अभी इस पर कब्जा कर रखा है, इजराइल की कैपिटल भी यहीं पर है, जेरूसलम में। तीनों रिलीजन है अपना अपना कब्जा कर रखते हैं, और यही जेरूसलम है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहती है। तो वेस्ट बैंक आपको याद रहेगी, गाजा स्ट्रिप याद रहेगी, जहाँ पर अभी अटैक हुआ था वो गाजा स्ट्रिप से हुआ था, और जेरूसलम याद रहेगा, गोलन हाइट रहेगा याद, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। गोलन हाइट, जेरूसलम, ये सारी चीज़ें, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें याद में रही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है ना, तो इजराइल की कौन से समुद्र से बाउंड्री लगती है, मेडिटेरियन सी से। ठीक है, ऊपर लेबनान की भी इससे लगती है और इजराइल की भी भूमध्य सागर से लगती है। तो तीनों देश है उसकी सीमाएं वो भूमध्य सागर से लगती है, याद रहेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और रीजन है, यहाँ पर है सेबा फॉर्म। कहाँ पर ये सेबा फॉर्म, ये सेबा फॉर्म है लेबनान और गोलन हाइट के बीच में, लेबनान और गोलन हाइट। एक बार मैं आपको दिखा दूँ सेबा फॉर्म के बारे में, एक बार रुकना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये रहा यहाँ पे सेबा फॉर्म, पेन से फिर से करता हूँ, यहाँ पर ये है सेबा फॉर्म। ये जो है ना, ये गोलन हाइट का एरिया है, ये इजराइल का है, तो यहाँ पर है सेबा फॉर्म। तो सेबा फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो सेबा फॉर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सेबा फॉर्म कहाँ लोकेटेड है। तो गोलन हाइट और ये लेबनान की सीमा पर स्थित है, वो सेबा फॉर्म है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सेबा फॉर्म ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद में कुछ और लोकेशन है। अब ये आतंकवादी ग्रुप है, ये अलग से यहाँ पे एक मैप है, उसमें दे रखे सारे आतंकवादी ग्रुप के बारे में, मतलब जहाँ पे इजराइल किन किन से लड़ा है। एक मिनट रुको, इजराइल ने किन किन से युद्ध लड़ा है उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है। एक मिनट, कहाँ दी हुई है, यहाँ ये रही हमास। हमास कहाँ पर है, ये गाजा स्ट्रिप पे, जैसे कि ये इजराइल है, यहाँ पे गाजा है ना, तो यहाँ पर हमास है। ये हमास भी इजराइल पे अटैक करता है, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ अलग। हमास ये है इजराइल और गाजा, इन दो इजराइल और गाजा के बीच में कौन सा है, वो हमास है। इजराइल और गाजा के बीच में कौन सा है, हमास है। फिर है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला कहाँ पर, लेबनान में। हमास है वो कहाँ है, गाजा में, ये है गाजा, यहाँ पे हमास है, और ऊपर लेबनान है, यहाँ पे हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला है वो लेबनान इजराइल के बीच में, हमास है वो गाजा और इजराइल के बीच में। फिर आता है सिया मिलिशिया, सिया कहाँ है, ये इजराइल और सीरिया के बीच में। तो इजराइल हर देश के साथ में अलग अलग युद्ध कर रहा है। जब वो गाजा के साथ में युद्ध करता है तो हमास उस पर अटैक करता है, जब वो लेबनान में जाता है
तो हिजबुल्लाह उस पर अटैक करता है। और जब सीरिया की तरफ जाता है तो शिया मिलिशिया है वो उस पर अटैक करते हैं। ईरान में क्या है, इराक में भी शिया है। और ईरान भी इस पर अटैक करता है। और होती रिबल, ये कहाँ है, हम यमन, यहाँ यमन है, यहाँ पर होती रिबल है। यहाँ पे जनजाति कौन सी है, होती जनजाति, ये भी इजराइल पे अटैक करती है। तो इजराइल पे 6 तरीक़ों से अटैक हो रहा है। हमास कर रहा है गाजा से, हिजबुल्लाह कर रहा है लेबनान से, शिया मिलिशिया सीरिया, इराक और ईरान से, और होतीज़ कहाँ से कर रहे हैं, वो यमन से कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से इजराइल पे अटैक किए जा रहे हैं। तो इन सारे ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे ट्राइब है वो इजराइल पे अलग अलग तरीके से अटैक कर रही है। तो इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब कौन कौन सी क्षेत्र है वो न्यूज़ में थे, ये जो एरियाज थे वो न्यूज़ में थे, बिकॉज वहाँ पे अटैक बहुत ज़्यादा हुए थे। तो सबसे पहले बात करें लेबनान की, तो लेबनान के कौन कौन से एरिया थे वो युद्ध में रहे थे। तो ये लेबनान है, एक बार इसके मैप पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि ये लेबनान का जो पूरा क्षेत्र है ना, ये न्यूज़ में रहा था पूरा। ये लेबनान है, जहाँ लाल लाल पॉइंट है ना, ये लाल लाल पॉइंट है, वहाँ पर इजराइल ने इन पे अटैक किया है। और जहाँ पर काले काले पॉइंट है वहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक किए। तो लाल पे इजराइल वालों ने किए हैं, ब्लैक पे हैं वो इजराइल पर अटैक हुए। तो इस प्रकार से चला है। तो इसमें कौन कौन से रीजन है वो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थे, ये रीजन है ब्रिकिट, सीडोन, टाइरे, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। ब्रिकिट है, सीडोन है, टाइरे है, ये सारे न्यूज़ में थे क्योंकि इस पर सब पे अटैक हुआ है। तो कहाँ का अटैक हुआ है ये सारे देख लो, ये सीडोन है, यहाँ पर इस पर अटैक हुआ है, टाइरे इस पर अटैक हुआ है, ब्रिकिट इस पर अटैक हुआ। तो ये सारी जो जगह है वहाँ इन सब पे अलग अलग तरीके से अटैक किए गए। किस पे, इजराइल ने की है तो कहीं इजराइल पे हुआ है। तो ये चीज़ याद रहना चाहिए। फिर एक लाइन आता है ब्लू लाइन, ये कहाँ है, तो ब्लू लाइन है वो कौन से 2 देशों के बीच में है, तो ब्लू लाइन है वो इजराइल और लेबनान के बीच में है। ब्लू लाइन है वो कौन से 2 देशों के बीच में है, इजराइल और लेबनान के बीच में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्लू लाइन कौन से 2 देशों के बीच में, तो ब्लू लाइन है इजराइल और लेबनान, ऊपर लेबनान नीचे इजराइल, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची गई है, बॉर्डर खींची गई है जिसका नाम है ब्लू लाइन। यूएन ने खींची थी 2000 में। तो ब्लू लाइन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सारे जो क्षेत्र हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बेका घाटी कहाँ पर है, ये बेका घाटी है, यहाँ पर भी अटैक हुआ था, इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया था, तो बेका घाटी न्यूज़ में है। सीडोन कहाँ पर है, ये सीडोन है, यहाँ पे अटैक हुआ था। टायरे कहाँ पर है, ये टायर है, यहाँ पे अटैक हुआ था। फिर ये निब्दा, इस पर अटैक हुआ था। तो यहाँ पे ये अलग अलग जगह है जहाँ पर अटैक किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें है चर्चा में। और ये है ब्रिकिट, यहाँ पे भी अटैक हुआ था। इन सब जगहों पे अटैक किए थे, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दिया गया है, ये इसका है, लेबनान का है, ये रहा आयत साहब है, मरकबा है, ओडिसी है, ओजान है, टाइरे है, ये लातनी रिवर है, ये सारी चर्चा में थी बिकॉज कि यहाँ अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ का अटैक किया गया है, किस किस देश के द्वारा अटैक किया गया है। अब ईरान की बात करें ना, तो ईरान पर भी अटैक हुए। ईरान के 3 जगहों पर अटैक हुए। ईरान के 3 कौन कौन से, एक है इलम, ये इराक के 3 जगहों पर अटैक हुए। ईरान पे भी हुआ है, इराक पे भी हुआ है। तो इराक की सीमा पर है, ये इराक की सीमा पर है इलम, ये ईरान है, इसकी कैपिटल तेहरान। यहाँ पर जो जगह है ना इसका नाम इलम, यहाँ पे अटैक हुआ है। यहाँ पे जो क्षेत्र दूसरा है खुजेस्तान, ये भी इराक और ईरान की सीमा पर है। खुजेस्तान, यहाँ पर भी इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। और तीसरा पॉइंट है इफ़ा कहाँ पर है, ये राइफा, ये ईरान के बीच में या पीछे रह जाता है इफ़ा, यहाँ पर भी अटैक हुआ है। तो ईरान की 3 जगहों पर अटैक हुआ है, इलम है, खुजेस्तान है और इफ़ा। तो ईरान के कौन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलम कहाँ पर है, तो वो ईरान में है। खुफेस्तान कहाँ है, तो वो भी ईरान में है। इफ़ा कहाँ है, इफ़ाहन कहाँ है, तो वो भी ईरान में है। तो ऐसी डायरेक्ट न्यूज़ पूछी जाएगी ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है इसकी, इतना ही पता होना चाहिए। और यहाँ पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था, इस वजह से ये चर्चा में। तो इजराइल ने पूरे इस आसपास के सब देशों पर अटैक करके रखा है। और इसके बारे में गाजा के बारे में हमने भी देखा था, वेस्ट बैंक के बारे में भी देखा था, गोलन हाइट के बारे में, यहाँ पे ये इसके बारे में डेड सी के बारे में देखा था, सी ऑफ गैलिली के बारे में, दूसरी जॉर्डन रिवर आती है उसके बारे में बात करी थी, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, इन सब के बारे में। यहाँ पे मेडिटेरियन सी आता है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इजराइल गाजा के बीच में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कौन कौन सी लोकेशन है, पहली है नेताजामिर कॉरिडोर, ये रहा नेताजामिर कॉरिडोर। लेबनान है ना, ये अपने गाजा है ना, गाजा में जब सहायता वगैरह पहुंचानी थी तो यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया था। तो नेताजामिन कॉरिडोर कहाँ है, तो ये है नेताजारिम कॉरिडोर है,
वो गाजा में और इजराइल के बीच में है। यहाँ पे सहायता पहुँचाने के लिए ये कॉरिडोर खोला गया था, तो नेताजमिन कॉरिडोर आ गया। उसके बाद में है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, तो ये इजिप्ट और गाजा के बीच में। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ है? इजिप्ट और गाजा के बीच में। तो ये कॉरिडोर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जगह है राफा, जगह का नाम क्या है? राफा। ये चर्चा में इस वजह थी कि इस पे अटैक हुआ था। आपने न्यूज़ सुना होगा, ऑल आइज ऑन राफा, एक न्यूज़ आई थी, ऑल आइज ऑन राफा, ट्विटर पर ट्रेंड किया था। तो ये राफा जगह है जहाँ पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था, तो वो राफा यहाँ पर है। ठीक है, रफा कहाँ पर है? तो रफा यहाँ पे, एक बार देख लो आप ध्यान से, ये रहा रफा, ये देखो ये जगह है ना, ये रफा है। और ये कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सहायता पहुंचाई जाए। कॉरिडोर मतलब एक रास्ता बनाया गया था कि ताकि सहायता पहुंचाने के लिए। और रफा कहाँ है? जहाँ पे अटैक हुआ था। ये खान यूनिस जगह है जहाँ पर भी अटैक किया गया था। और ये नातिया जोर में कॉरिडोर है जहाँ पर भी सहायता पहुंचाई गई थी। 2 कॉरिडोर है, 2 जगह है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रफा के बारे में देखा, यहाँ पे रफा क्रॉसिंग थी जहाँ पे अटैक किया गया था। ये एक कोरिसोन है जहाँ से भी सहायता पहुंचाई गई थी। तो ये थोड़ी जो चीज़ें जो न्यूज़ में रही है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। खान यूनिस के बारे में देखा था, राफा क्रॉसिंग में देखा था, वो केरम यहाँ है, केरम सालगोम क्रॉसिंग है, वो यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, तो ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है दागिस्तान। दागिस्तान कहाँ पर है? दागिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लोकेशन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए कहाँ जाना होगा? ये भारत है, ये ईरान है, ऊपर ऊपर गए। यहाँ पर एक देश आता है, देश का नाम क्या है? देश का नाम है अजरबैजान। ये रहा देश का नाम है अजरबैजान। यहाँ पर यह अर्मेनिया आता है, नीचे ईरान आता है, ऊपर जॉर्जिया आता है, ऊपर रसिया आता है, इनसे सीमा मिलाता है ये हमारा अजरबैजान। और यहाँ पे एक समंदर आता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। तो कौन कौन से देशों से बाउंड्री लग रही है? रसिया से, जॉर्जिया से, अर्मेनिया से, ईरान से, और ये है अजरबैजान। और ये कौन सा है? ये कैस्पियन सी है, ये रहा कैस्पियन सी है। अब एक चीज़ याद रखना, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में ये जो क्षेत्र है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाए, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। बिकॉज अर्मेनिया कहता है ये हमारा है, नारगोवा कारा क्षेत्र इसे कहा जाता है। अर्मेनिया कहता है ये हमारा है, और अजरबैजान कहता है वो हमारा है। दोनों देश अलग अलग इस पर क्लेम करते हैं। तो वो क्षेत्र कौन सा है? फिर से आपको बता दूं, ये जगह है ना, ये जो जगह है ना, इसको लेके अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात करें दागिस्तान के बारे में। ये यहाँ पर है दागिस्तान, ये भी अजरबैजान में है। अब ये क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ की वो जनजाति वगैरह है, उनको लेके कुछ मुद्दा चल रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो दागिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी अजरबैजान की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, अर्मेनिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारा रीजन न्यूज़ में है, इसलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। तो जब पहला ये हमारा था, इसमें ये इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। फिर हम कल नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखो याद होनी चाहिए सारी चीज़ें ना, भूलना मत इन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये देखो, सबसे पहले हमारा रीजन था प्लेतवा रीजन था। कहाँ पर है? म्यांमार में। यहाँ पे प्लेतवा रीजन है। यह भारत और इनके बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर की सहायता से, किसका कॉरिडोर का नाम क्या है? कलादान मल्टी डायमेंशनल ये प्रोजेक्ट है। इसकी सहायता से हम मणिपुर पहुंचेगी। तो ये प्लेतवा क्षेत्र है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में दाफूर कहाँ है? दाफूर सूडान में है। तो ये रहा सूडान, इसमें ये दाफूर क्षेत्र है। सूडान के बारे में पता होना चाहिए, आसपास के देशों के लोकेशन पता होनी चाहिए, दाफूर क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद वेस्ट बैंक कहाँ है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत की कन्याकुमारी से थोड़ा बहुत दूर है, वेस्ट बैंक का हो गया। नीमू पद्मू के बारे में देख लिया था, ये नीमू पद्मू है। ठीक है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, मनाली को लेह से जोड़ा जाएगा। और ये सिंकुला इसके बीच में दर्रा आता है। फिर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल के बारे में बात करी थी, तो माया पोर्ट को सुल्तानगंज पोर्ट से जोड़ा जाएगा। 1972 में एक हुआ था, 1-2-1697 नेशनल वाटरवेज आ जाएगा। उसके बाद में ITBP भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी, प्लेतवा वगैरह की। उसके बाद में चाइना का एक प्रोजेक्ट है ट्रांस हिमालयन मल्टी, तो चाइना और नेपाल के बीच में, इसके बारे में बात करी। फिर बरकाहा परमाणु संयंत्र के बाद में, जो कि UAE में स्थित है, जो भारत की सहायता से स्थापित किया गया। फिर बुलकिट पेगोन के बारे में बात करी थी, जो कि ब्रुनई में है। और ब्रुनई कहाँ है? ये मलेशिया के ऊपर स्थित है, बुलकिट पेगोन। फिर लिपू लेक के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पे लिपू लेक है, लिम्पियाधुरा और काला पानी है। नेपाल और भारत के बीच में तनाव का क्षेत्र है, यहाँ पे इनके बीच में विवाद चल रहा है। सुगोली की संधि 1816 में हुई थी, वो भी हमने बात करी थी। फिर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कौन सी रिवर पर है? तो ये चेनाब रिवर पर, जम्मू कश्मीर में, ये बात करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी।
फिर चाणक्य पोर्ट कहाँ पर है, ये पेरू में है, इसके बारे में बात करी थी। फिर लेसोथो के बारे में बात करी, यहाँ पर एक मालुटी नाम का पर्वत है, लेसोथो देश के बारे में बात करी। फिर गोलन हाइट के बारे में मैंने अच्छा समझा था, कौन कौन से देशों के बीच में किस किस को लेके विवाद चल रहा है गोलन हाइट को लेके, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे अजरबैजान वगैरह है उसके बारे में बात करी थी, इजराइल के बीच में कहाँ का अटैक किया था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से 2 नंबर के मतलब 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 आ सकते हैं, तो भी आपके 4 नंबर है वो हो सकते हैं। काफ़ी ईजी है, तो 2 से 4 नंबर तो आप यहाँ से ले ही सकते हो। अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपका काम चल सकता है। तो इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कल एक नए मिलेंगे, अगले भाग से मिलेंगे, कुछ और लोकेशन हमारी रह गई, उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।